वेलकम टू सी शार्प सेशन। एज वी नो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं सी शार्प .NET के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, और उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रीवियस सेशन पर हमने डेफिनेशन पे भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, और फिर उसके हवाले से हमारे पिलर्स के हवाले से बात हुई थी, जिसमें हमारे पास पहला पिलर था इनकैप्सुलेशन। ठीक है ना, एज अ नेम सजेस्ट कि जिस तरह से एक्सटर्नली वर्क हमारी कैप्सूल के अंदर होती है, ठीक है ना, यानी आपके पास अगर एक कैप्सूल है तो कैप्सूल के अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट हैं वो उसके कवर के अंदर क्या हुए हैं, इनक्लोज हुए हैं, रैपर्ड है, ठीक है ना, उसका एक्सेस उस बाउंड्री के बाहर नहीं मुमकिन। तो इसी तरह से इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। इसकी डेफिनेशन पे बताया जा रहा है, इनकैप्सुलेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रैपिंग डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, यानी एक यूनिट के अंदर आपने उसको क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। इट्स कलेक्ट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास, यानी आपकी जो एक सिंपल क्लास है जिसको हमने टेम्पलेट की डेफिनेशन कहा था कि वो एक टेम्पलेट है, तो उस क्लास के अंदर जितने भी आपके मेंबर्स या फिर फंक्शन मौजूद हैं वो तमाम उस क्लास की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्लास हमारी क्या है, इनकैप्सुलेशन की एक फॉर्म है कि इसके अंदर तमाम चीज़ें एक इनकैप्सुलेट फॉर्म में, ठीक है, आप उसकी एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं कि ये क्लास के अंदर मौजूद चीज़ बाहर कॉल हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, आगे लिखा हुआ द पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू प्रिवेंट अल्टरनेशन ऑफ डेटा फ्रॉम आउटसाइड, यानी आउटसाइड पे उसका एक्सेस जब आप प्रिवेंट करना चाह रहे हो, उसे रोकना चाह रहे हो, तो यही उसका मकसद है कि आप उसकी बाउंड्री डिफाइन कर रहे हो कि इस बाउंड्री, जिस तरह से एक कैप्सूल है उसके अंदर जो उसका इंग्रेडिएंट मौजूद है, आप चाहते हो कि ये बाहर एक्सेस ना हो सके। ठीक है, अब उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है, रियल लाइफ में अगर मैं क्लास के रिस्पेक्ट से बात करूँ तो उसमें जो वेरिएबल्स मौजूद हैं, जो उसके अपने मेथड्स हैं, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, वो तमाम उसके अंदर इंटरनली क्या है, स्टोर हुए हैं। ठीक है, तो यही उसकी डेफिनेशन है। इसकी मजीद डेफिनेशन समझने से पहले हमें इनकैप्सुलेशन के अंदर एक फॉर्म पढ़ना होता है जिसको हम कहते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर के जरिए से आप क्या करते हो, किसी भी क्लास, मेथड या वेरिएबल की बाउंड्री को डिफाइन करते हो। ठीक है ना, और उन एक्सेस मॉडिफायर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल, और इसी तरह प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ये तमाम हमारे एक्सेस मॉडिफायर हैं जो .NET के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब इनकैप्सुलेशन को मजीद भी मीनिंगफुल डेफिनेशन से हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या है और किस तरह से वर्क करता है। ओके, इस स्नैप के अंदर और भी थोड़ी बेहतर तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है, और इसे पढ़कर हम और भी बेहतर तरीके से इनकैप्सुलेशन के फॉर्म को समझ जाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ, इनकैप्सुलेशन इज डिफाइन एज अ रैपिंग अप ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट, और यही डेफिनेशन हमने प्रीवियस पे भी देखी स्लाइड पे। इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट बाइंड्स डेटा टुगेदर कोड एंड द डेटा इट्स मैनिपुलेट्स, यानी डेटा को बाइंड करना है इसमें और आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैनिपुलेट से मुराद उसके अंदर जो प्रोसेस है वो आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो। इट इन अ डिफरेंट वे, इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड दैट प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम बीइंग एक्सीड बाय द कोड आउटसाइड दिस शील्ड, यानी आपने उसको एक शील्ड के अंदर कवर कर दिया है कि वो उसके बाहर एक्सेस ना कर सके। ठीक है, technically in encapsulation the variables or data of a class are hidden from any other class and can be accessed only through any member function of own class in which they are declared। यानी एक तो तरीका ये है कि भाई ये इनकैप्सुलेशन के अंदर जो भी डेटा है, जो नीचे एक कैप्सूल की इमेज के जरिए से भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो भी डेटा है वो हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर एक्सेस कर सकते हैं तो उसकी वजह ये होगी कि आप उसके अंदर ऐसे एक्सेस मॉडिफायर को इस्तेमाल करें जो इसकी बाउंड्री को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल बना सके। ठीक है, एज इन इनकैप्सुलेशन द डेटा इन अ क्लास इज हिडन फ्रॉम अदर क्लास, सो इट इज नोन एज डेटा हाइडिंग, यानी इनकैप्सुलेशन के अंदर जो इस क्लास के अंदर जो डेटा है वो दूसरी क्लास से क्या होती है, हाइड होती है। यही वजह है कि इनकैप्सुलेशन को हम डेटा हाइडिंग के भी कॉन्सेप्ट में ऐड करते हैं, यानी ये नाम भी उसे दिया गया। Encapsulation can be achieved by declaring all the variable in the class as private। ठीक है, जब हम अपने तमाम वेरिएबल्स को क्या कर दें, प्राइवेट, तो भी इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को कहा जा सकता है कि इस क्लास के अंदर जितने भी डेटा हैं वो क्या है, इनकैप्सुलेट हुए हैं। और इसी तरह आगे लिखा हुआ है, एंड यूजिंग C# प्रॉपर्टीज इन द क्लास टू सेट एंड गेट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ऑल्दो जो C# प्रॉपर्टीज की चीज़ें ये हम नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे, लेकिन इस वक्त इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन को समझने के बाद हमें ये बात समझ में आ गई कि जब तक हम एक्सेस मॉडिफायर को बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन अ क्लास एज प्राइवेट। तो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, जो कि मैंने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि इन तमाम को हम क्या कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, और इस एक्सेस मॉडिफायर के जरिए से हम अपनी क्लास और मेथड्स और इसी तरह से जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। लिहाजा सबसे पहले इस सेशन के अंदर हम
एक्सेस मॉडिफायर कंप्लीटली देखेंगे और उसके बाद फिर हम सी शार्प प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करेंगे, और इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ओवरऑल किस चीज़ के कॉन्सेप्ट को जाहिर कर रहा है, इनकैप्सुलेशन के। लिहाजा प्रैक्टिकली मूव करते हैं बाकी। तो ये वो एक्सेस मॉडिफायर हैं जो कि सी शार्प के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, और इस वक्त मैं प्रोफेशनल वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट की मौजूद हूँ docs.microsoft.com पर, और ये हमारी हेडिंग है एक्सेस मॉडिफायर इन सी शार्प प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आप देख रहे हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड एट लास्ट प्राइवेट प्रोटेक्टेड, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई। लिहाजा एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए से हम एक्चुअली करते क्या हैं, अपने क्लास, मेंबर फंक्शन या वेरिएबल और इसी तरह अपने मेथड्स की बाउंड्री को डिफाइन करते हैं कि वो किस जगह तक एक्सेसिबल है और किस जगह तक एक्सेसिबल नहीं है। तो लिहाजा ये एक हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम एक्सेस मॉडिफायर है, और यहाँ पर कोई भी कोड नहीं है विदाउट इस कमेंट के, क्योंकि ये ओवरऑल हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। और अब हम अपनी क्लास से बाहर आते हैं, तो ये बाउंड्री हमारे क्लास की है। तो मैं इस ब्रैकेट से अगर बाहर आ जाऊँ तो इसका मतलब है कि मैं अपने नेम स्पेस के अंदर मौजूद हूँ लेकिन अपनी क्लास से बाहर हूँ। लिहाजा यहाँ पर आने के बाद मैंने एक क्लास बनाई और इसका नाम रख दिया मैंने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर क्लास की बॉडी हो गई। और बॉडी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया और उसको नाम दे दिया मैंने IT क्लास। ठीक है, ये एक सेपरेट मेथड है। मेथड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि मेथड इज़ नथिंग बट अ चंक ऑफ कोड। ठीक है, जब हम अपने काम को सेपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, और जब तक हम क्लास के अंदर मेथड नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हम सेपरेट लाइन ऑफ कोड वहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्लास के अंदर हमें मेथड बनाना ज़रूरी है। ऑल्दो अगर आप ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल विदाउट मेथड यानी क्लास के अंदर बना सकते हैं ऊपर, लेकिन जब भी आप सेपरेट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो उसके लिए मेथड बनाना ज़रूरी है, जो कि मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। और इसके अंदर मैंने एक सिंपल कोड लिख दिया IT क्लास ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, दैट्स इट, सिंगल लाइन लिख दी मैंने। अभी आप देख रहे हो कि जब मैंने यहाँ पर क्लास के साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर विच मीन पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड नहीं लिखा है, तो उसका मतलब है कि सी शार्प के अंदर डिफॉल्ट तौर पे वो क्लास क्या होती है, प्राइवेट होती है। ठीक है ना, तो आप मीनिंगफुल बनाने के लिए इस क्लास से पहले क्या लिख सकते हो, पब्लिक लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पब्लिक लिख दिया। लेकिन अभी बात हमारी क्लास की नहीं हो रही है, क्लास के हवाले से हम प्रीवियस सेशन पे डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है। अभी हमें एक्सेस मॉडिफायर की डेफिनेशन समझनी है जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ नेम, और इसके अंदर मैंने लिख दिया फहद हुसैन। अब आप देख रहे हो कि जब मैंने यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, इस वक्त प्राइवेट है। और यहाँ पर मैंने एक्सेस मॉडिफायर लिख दिया है तो इसका मतलब है कि जो मेथड है हमारा वो क्या है, पब्लिक है। लिहाजा अगर मैं कंप्यूटर क्लास के अंदर जो इसके अपने वेरिएबल्स हैं और उसके साथ मेथड है, अगर इन्हें एक्सेस करना चाहता हूँ तो हमें अपने मेन क्लास में उसका क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। लिहाजा हम इसका नाम लिखेंगे और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। उसके बाद जब मैं OBJ डॉट प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि IT क्लास जो हमारा मेथड है वो तो कॉल हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो हमारा वेरिएबल है नेम वो इनएक्सेसिबल है। अगर आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको नेम नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से जो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होता है उसे हम ग्लोबल कहते हैं। ग्लोबल से मुराद ये है कि ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हर जगह एक्सेसिबल है, मैं इसे ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल कर सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ प्राइवेट होगी मैं उसे सिर्फ उसी क्लास के अंदर कॉल कर सकता हूँ जिस क्लास के अंदर वो क्रिएट की गई है। लिहाजा आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो अभी प्राइवेट है तो ये यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैंने इस प्राइवेट को पब्लिक कर दिया तो अब ये चीज़ यहाँ पर भी एक्सेसिबल हो जानी चाहिए। लेट्स सी, मैंने OBJ डॉट प्रेस किया और अब आप देख रहे हो यहाँ पर नेम एक्सेसिबल है, मैंने इसे कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद ये चीज़ प्रिंट डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखी जा सकती क्योंकि ये एक वेरिएबल का नाम है। आप इसे किसी प्रिंट व्यू में लाने की कोशिश करें ताकि ये चीज़ प्रिंट होगी, क्योंकि ये एक वेरिएबल का नाम है। लिहाजा इसके लिए मैंने console डॉट राइट लाइन लिखा और राइट लाइन के अंदर मैंने इसे कॉल कर लिया। दैट्स इट। तो आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें पब्लिक हो चुकी हैं, तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए। कंट्रोल F5 प्रेस किया मैंने एंड लेट्स सी, और आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें प्रिंट हो चुकी हैं पब्लिक के डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से। अब हमें ये समझना है कि अगर कोई चीज़ प्राइवेट होती है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया तो उसे सिर्फ अपनी ही क्लास में कॉल किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरी क्लास में हम कॉल नहीं कर सकते। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने इसी क्लास के अंदर रहते हुए एक मेथड बनाया और इसका नाम रखा कॉलर। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए।
और इस कॉलर के अंदर क्योंकि ये कंप्यूटर क्लास के अंदर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम मौजूद है, लिहाजा इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और उसके बाद जब मैंने OBJ प्रेस किया तो आप देख रहे हो नेम यहाँ पर एक्सेसिबल है, हालांकि नेम खुद क्या है, प्राइवेट है। तो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पर ये देख लिया कि प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ अपने ही क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, इसके अलावा वो दूसरी क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी किसी वैल्यू को जब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया जाए, यानी मेन मेथड के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखने के बाद मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा हूँ Ctrl+Shift+B से। तो जैसे ही मैंने बिल्ड किया प्रोडक्शन लेवल यहाँ पर, अच्छा ये इसका है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर मैं प्राइवेट कर चुका हूँ और अभी हम सिर्फ प्राइवेट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। Ctrl+Shift+B किया और आप देख रहे हैं बिल्ड सक्सीड। अब मैं अगर इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ प्राइवेट है लेकिन ये जिसके अंदर मौजूद है वो खुद क्या है, पब्लिक है, लिहाजा मैं कॉलर को कॉल करके इसे भी प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ obj.caller को कॉल करूँगा और उसके बाद Ctrl+Shift और Ctrl+F5 करता हूँ तो प्रोग्राम हमारा बिल्ड हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली यहाँ पर कि पब्लिक की डेफिनेशन और उसकी वर्किंग क्या है और प्राइवेट की डेफिनेशन और उसकी वर्किंग का तरीका क्या है। अब इसके बाद बारी आती है तीसरे एक्सेस मॉडिफायर की है, जो है प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोटेक्टेड अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है और उसके बाद उस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है जिससे वो जाकर इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अपकमिंग सेशन पे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं सिर्फ इनहेरिट की प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि वो तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड जो एक क्लास के अंदर मौजूद हैं, आप विदाउट कॉपी पेस्ट उन तमाम प्रॉपर्टीज को किसी दूसरे क्लास के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं तो उसे हम इनहेरिट कहते हैं। ठीक है, लिहाजा इसके लिए यहाँ पर एक क्लास हमारे पास ऑलरेडी है जिसका नाम है कंप्यूटर। मैं इसके नीचे एक और क्लास बनाता हूँ और इसका नाम देते हैं हम साइंस। ठीक है, तो एक और क्लास बना ली मैंने साइंस के नाम से और इस साइंस के अंदर हमारे पास अभी आप देख रहे हो इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से एक वेरिएबल है जो कि प्राइवेट है ना। अब मैं एक और वेरिएबल बनाने लगा हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं प्रोटेक्टेड और इंटीजर ID = 1। हमें पता है कि प्रोटेक्टेड अपनी क्लास में एक्सेसिबल है तो यकीनी तौर पे स्कॉलर के अंदर भी एक्सेस होना चाहिए। ठीक है ना भाई, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आके लिखता हूं obj डॉट। तो आप देख रहे हो यहां पर ID भी एक्सेसिबल है, हालांकि ID यहां पर क्या है, प्रोटेक्टेड है तो होना चाहिए। मैंने कॉल कर लिया और उसके बाद हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं एज लाइक दिस। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रोटेक्टेड अपनी क्लास में एक्सेसिबल है। अब डेफिनेशन का दूसरा पार्ट ये कहता है कि ना सिर्फ ये अपनी क्लास में बल्कि उस क्लास में भी एक्सेसिबल है जिससे जाकर वो इनहेरिट हो रही है। लिहाजा इनहेरिट करने के लिए मैंने यहाँ पर कॉलन लिखा और कॉलन लिखने के बाद मैं उस क्लास का नाम लिखूंगा जिसमें से मैं इनहेरिट करवाना चाह रहा हूँ। तो इस कंप्यूटर क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और मेथड मौजूद थे वो तमाम अब किस में आ चुके हैं, साइंस क्लास के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक वॉइड कॉलर साइंस। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉलर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि इसका नाम भी कॉलर है। तो अब मैं यहाँ पर आकर ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं साइंस के नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्योंकि ये हमारे वो क्लास का नाम है जिसके अंदर तमाम प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब मैं साइंस के नाम से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और obj डॉट लिखता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ID एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि ID इस वक्त प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के साथ वेरिएबल मौजूद है और यहाँ पर भी वो एक्सेसिबल हो रहा है। लिहाजा जब वो यहाँ पर एक्सेसिबल है तो मैं डायरेक्टली उसे कॉल करके यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ एज लाइक दिस और उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ, बिल्ड सक्सीड। तो ओवरऑल तीनों एक्सेस मॉडिफायर को हमने यहाँ पर देखा कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है और प्रोटेक्टेड क्या है। जो काम मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल पे किया है आप चाहें तो किसी मेथड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी भी वर्किंग वैसे ही होगी जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल की हो रही है। ओके, उसके बाद दो हमारे एक्सेस मॉडिफायर हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल। अच्छा, इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यानी अपने सोल्यूशन में, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो ये ओवरऑल ये सोल्यूशन है हमारा जिसका नाम एक्सेस मॉडिफायर है और आप इसमें देख रहे हो कि एक ही प्रोजेक्ट है। इस सोल्यूशन के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड करवा सकते हैं जिसको हम क्लास लाइब्रेरी के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा मैं सोल्यूशन पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ
और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में आप देख रहे हो ये क्लास लाइब्रेरी है, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ से ऐड करवा लिया। जूम आउट करते हैं तो आप देख रहे हो क्लास लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है। इसी तरह दोबारा चलता हूँ अपने सोल्यूशन पे, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी ऐड, तो 2 क्लास लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है। पहले वाली क्लास लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास है, मैंने इस पर क्लिक किया और इसके क्लास को मैं F2 प्रेस करके रीनेम कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने इस पर क्लिक किया, F2 प्रेस किया और इस क्लास का नाम रख दिया मैंने फहद। दूसरी क्लास पे यानी दूसरी क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो दूसरी क्लास है हम उसे क्लिक करेंगे, F2 प्रेस करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ हुसैन, ठीक है। आप रीनेम ना करें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट तौर पे दोनों पे क्लास 1 लिखा हुआ था, यही वजह है मैंने दोनों के नेम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। लिहाजा अब मैं फहद वाली क्लास पे आता हूँ जो कि क्लास लाइब्रेरी 1 पर मौजूद है, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इंटरनल स्ट्रिंग नेम फहद हुसैन एक वेरिएबल बनाया। अब यहां पर यह समझना है कि मैंने यहां पर पब्लिक क्यों नहीं लिखा, इंटरनल क्यों लिखा। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन मैंने कहा था कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर वो एक्सेस मॉडिफायर है जो पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल, पूरे प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि एक्सेस मॉडिफायर पे भी, क्लास लाइब्रेरी 1 पर भी और क्लास लाइब्रेरी 2 पर भी। लेकिन इंटरनल डेफिनेशन हमें यह कहता है कि अगर आपने एक क्लास लाइब्रेरी ऐड की है जो कि एक मिनी प्रोजेक्ट है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, सिर्फ इंटरनल कीवर्ड से डिफाइन किए गए कोई वेरिएबल या मेथड सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही एक्सेसिबल है ओवरऑल। इसके अलावा दूसरे क्लास लाइब्रेरी में या मेन जो हमारा प्रोजेक्ट है एक्सेस मॉडिफायर, उसमें एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसे समझते हैं। तो इस वक्त मैं एक क्लास के अंदर मौजूद हूं जिसका नाम है फहद, ठीक है ना। क्या मैं एक और क्लास यहाँ पे बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। जिस तरह से हमने एक्सेस मॉडिफायर के अंदर एक क्लास बनाई थी, इसी तरह मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ। लिहाजा मैं इस क्लास से बाहर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक क्लास ए बॉडी, उसके बाद पब्लिक वॉइड कॉलर, ठीक है ना। ये मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ किसका? इस फहद का। तो फहद के ऑब्जेक्ट बनाने से मैं इस वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ ना भाई। तो लिहाजा मैंने लिखा ओबीजे इक्वल न्यू फहद, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओबीजे डॉट, आप देख रहे हो नेम वेरिएबल कॉल हो रहा है यहाँ पर। नेम वेरिएबल कॉल किया मैंने, और यकीनी तौर पे इसको मुझे कंसोल राइट लाइन पे लिखना होगा ताकि मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकूँ। ऑल्दो मुझे इसे डिस्प्ले नहीं करवाना है क्योंकि मैं मेन क्लास में मौजूद नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर को यहाँ पे समझाना है। लिहाजा मैंने कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस किया। आप देख रहे हैं बिल्ड स्टार्टेड एंड सक्सीड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल कीवर्ड से डिफाइन किए गए कोई मेथड या वेरिएबल अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेसिबल है ओवरऑल कहीं पर भी। तो आप देख रहे हो कि ये एक अलग क्लास थी और ये एक अलग क्लास थी, तो मैंने यहाँ पर इनको एक्सेस कर लिया और ये सक्सेसफुली प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो गया। अब बात ये होती है कि क्या मैं इस लाइब्रेरी जो कि मैं क्लास लाइब्रेरी 1 पर मौजूद था, इसके अंदर मैंने इंटरनल के साथ एक वेरिएबल बनाया, क्या मैं इसको क्लास लाइब्रेरी 2 में कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। तो अब मैं हुसैन वाली क्लास पर आ चुका हूँ। तो हुसैन वाली क्लास पर आने के बाद हमें क्या करना है? उस फहद के अंदर मौजूद मेथड के वेरिएबल को कॉल करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर फहद के नाम से ऑब्जेक्ट बनाना होगा क्योंकि वो एक क्लास है। तो मैंने लिखा फहद ओबीजे इक्वल टू न्यू फहद, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है एरर है क्योंकि वो इंटरनल है, और ओबीजे डॉट नेम लिखा मैंने, फोर्सली लिख रहा हूँ, जाहिर सी बात है एक्सेसिबल नहीं है वो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस क्लास लाइब्रेरी 2 को पता नहीं है कि एक्चुअली फहद किसी क्लास का नाम है या किसी वेरिएबल का नाम है। तो सबसे पहले आप अगर अपने क्लास लाइब्रेरी 2 के रेफरेंस पे आओ तो यहां पर तमाम नेम स्पेसेस के नाम लिखे आ रहे हैं। अभी जो फहद लाइब्रेरी 1 के अंदर मैंने काम किया है, इस नेम स्पेस का क्या नाम है? क्लास लाइब्रेरी 1। तो जाहिर सी बात है जब तक मैं अपने प्रोजेक्ट 2 का नाम यहां पर ऐड नहीं कराऊंगा उस वक्त तक मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता। लिहाजा मैं क्लास लाइब्रेरी 2 के रेफरेंस पे आता हूं, राइट क्लिक करता हूं, ऐड रेफरेंस पे जाता हूं और उसके बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं। यहां पर लिखा आ रहा है क्लास लाइब्रेरी 1, इस पे चेक लगाया मैंने और उसको ओके प्रेस कर दिया, ठीक है भाई। ओके प्रेस करने के बाद मैं यहां पर आता हूं और उसके बाद ऊपर लिखूंगा यूजिंग क्लास लाइब्रेरी 1, क्योंकि 2 पर इस वक्त मौजूद हूं और 1 के डेटा को यहां पर एक्सेस करना चाह रहा हूं। बिल्कुल सही है, ये कर लिया मैंने। तो जैसे किया भाई, फहद से तो एरर हट गया,
इससे पता चल गया कि फ़ाद एक क्लास है जो कि क्लास लाइब्रेरी 1 के अंदर मौजूद है। लेकिन जैसे ही आप इस पर होवर करते हो तो ये कहता है ये एग्जिस्ट नहीं करता इस तरह का कोई भी नाम ओबीजे नेम। ठीक है, हम बिल्ड करते हैं Ctrl+Shift+B। ठीक है, एक मसला तो ये है कि मैंने कोई भी मेथड नहीं बनाया, लिहाजा जब तक मेथड नहीं बनाऊंगा उस वक्त तक मैं ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर सकता। तो मैंने इस दोनों लाइनों को किया Ctrl+X, पब्लिक वॉइड कॉलर स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर कोड को पेस्ट कर दिया। यही सही तरीका है भाई, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेथड के अंदर बनाएंगे। तो आप देख रहे हो कहीं पर भी एरर नहीं है, नेम पर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ़ाद नेम इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो ये बिल्कुल वही डेफिनेशन आ गई कि इंटरनल को आप अपने क्लास लाइब्रेरी 1 से किसी दूसरे क्लास लाइब्रेरी या मिनी प्रोजेक्ट पे कॉल नहीं कर सकते, और बिल्कुल वही हो गया कि नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा एक्सेस मॉडिफायर जो हमारे साथ था इसी के नीचे मेन क्लास के अंदर, इसका नाम क्या है, प्रोटेक्टेड इंटरनल। प्रोटेक्टेड इंटरनल ये कहता है कि अगर आपने एक क्लास के अंदर किसी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड इंटरनल कर दिया और अगर आप उसे चाहते हैं कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर कॉल करें तो आप इनहेरिट करके उसे कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा था इंटरनल, मैंने इसको कर दिया प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, बाकी तमाम चीजें वैसी हैं। अब मैं आता हूं अपने क्लास लाइब्रेरी 2 के अंदर। अब मसला ये है यहां पर कि मैंने हुसैन को इनहेरिट करना होगा किससे, फ़ाद से। जैसे ही मैंने इनहेरिट किया और उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूं, एंड लेट्स सी बिल्ड फेल्ड, द क्वालिफायर मस्ट बी टाइप ड्राइव क्लास। ओके, तो मैं फ़ाद क्लास में वापस चलता हूं। क्लास का नाम सॉरी ए है, जिसमें नहीं फ़ाद के अंदर हमारा नेम मौजूद है। क्लास लाइब्रेरी फ़ाद पर गया। ओके, तो इसमें एरर हमारे पास क्लास लाइब्रेरी 2 के अंदर मौजूद है, और अगर आप बगौर देखें इस कोड को तो यहाँ पर आपने फ़ाद को हुसैन से इनहेरिट किया है, तो अब तमाम प्रॉपर्टी हुसैन में मौजूद है। तो मैं फ़ाद के नाम से ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाऊंगा ना, बल्कि हुसैन के नाम से बनाऊंगा। लिहाजा मैंने कॉपी किया, हुसैन के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, और अब आप देख रहे हो कि प्रोजेक्ट यहाँ से एरर ख़त्म कर चुका है इसके अंदर, और मैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ और अब ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। यानी इन सिंपल वर्ड, जब आप अपने क्लास लाइब्रेरी के अंदर किसी क्लास के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को या मेथड को हैंडल कर रहे होते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो उस क्लास लाइब्रेरी से किसी बाहर दूसरे क्लास लाइब्रेरी में एक्सेसिबल ना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनल यूज़ करते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि इंटरनल में प्रोटेक्टेड की जो फीचर्स हैं वो ऐड हो जाएं, तो आप प्रोटेक्टेड इंटरनल इस्तेमाल करोगे, यानी जिस क्लास लाइब्रेरी में मौजूद हो वहाँ पर आप ओवरऑल काम कर सकते हो, और साथ ही साथ जिस दूसरे में आप यूज़ करना चाह रहे हो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त आप वहाँ पर उस क्लास को इनहेरिट करें एज लाइक दिस, जिस तरह से मैंने यहाँ किया। और उसके बाद फिर आप इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ जहाँ भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो क्लास के रिस्पेक्ट से आप इसे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर मैं क्लास लाइब्रेरी एक्सेस मॉडिफायर पर आऊँ, जो लास्ट हमारा एक्सेस मॉडिफायर था, इसमें यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट प्रोटेक्टेड। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट प्रोटेक्टेड C# 7.2 के आगे ऑनवर्ड जितने भी वर्जन्स हैं उसके अंदर काम करता है। इस विजुअल स्टूडियो में जो कि हम 2015 इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ जो कि यहाँ मौजूद है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, और आप देखिएगा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं प्राइवेट तो ये रीड कर रहा है, लेकिन प्राइवेट को रीड नहीं कर पाएगा। इसकी वजह ये है कि डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमें ये बताया जाता है कि द कंपाउंड एक्सेस मॉडिफायर इज इंट्रोड्यूस टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ प्रोटेक्टेड इंटरनल। यानी इसका इस्तेमाल हमें डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से ये बताता है, जब हम प्रोटेक्टेड इंटरनल की लिमिटेशन को ओवरकम करना चाहते हैं तो हम इस एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं। In a private protected access modifier, the drive class from the different assembly cannot access the member which are protected, private protected। यानी अगर मैंने किसी क्लास लाइब्रेरी के अंदर जाकर किसी मेथड को या किसी वेरिएबल को प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर दिया है, तो मैं किसी दूसरे ड्राइव मेथड के अंदर या ड्राइव क्लास में इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अभी तो हमने प्रोटेक्टेड इंटरनल से देख लिया कि मैं ड्राइव क्लास में भी उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी वेरिएबल को क्या कर दिया, प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर दिया है, तो मैं किसी दूसरे क्लास में यानी ड्राइव क्लास के अंदर उसे एक्सेस
नहीं कर पाऊंगा। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हमने तमाम एक्सेस मॉडिफायर देखे, ठीक है। ऑल्दो मैं अगर सेशन के हवाले से बताऊं आपको ये वर्जन आप किस तरह से एक्सेस करते हो, तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट पर आओ और प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एप्लीकेशन लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है आपका टारगेट फ्रेमवर्क, ठीक है ना। .NET फ्रेमवर्क में आप देख रहे हो यहाँ पर अभी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं 4.51। अगर मैं इसमें से जो सबसे हाईएस्ट फ्रेमवर्क है उसको सेलेक्ट कर लूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको यस करता हूँ, यस करने के बाद आप बिल्ड के ऑपरेशन पर आएँ और नीचे जाएँ, यहाँ लिखा हुआ है एडवांस, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख रहे हो ये तमाम लैंग्वेजेस हैं। तो हमारे पास लेटेस्ट जो लैंग्वेज है वो क्या आ रही है 6.0 और अभी हमने डेफिनेशन पे देखा कि 7.2 के बाद जो वर्जन है उसके अंदर प्राइवेट प्रोटेक्टेड इस्तेमाल हो सकता है। इस मशीन के विजुअल स्टूडियो पर हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि हम क्या कर रहे होते हैं उसके ज़रिए से कि अपनी एक ड्राइव क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल है जिसको हमने प्राइवेट प्रोटेक्टेड किया हुआ है हम उसे ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पर ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं एप्लीकेशन पर वापस चलता हूँ और उसको दोबारा से 4.51 करके यस कर देता हूँ। दैट्स इट।